चलो जय श्री राम बच्चों। आज क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करें। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सब कुछ आपको समझाया जाएगा, एवरीथिंग। ठीक है, एक ही वीडियो में सब कुछ रहेगा शुरू से लेके एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और बनती कैसे। जैसे कि अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि आपका जो पॉलिनोमियल होगा उसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। जैसे कि मान लीजिए मैं ये पढ़ता हूं ax + y + b = 0। एक पॉलिनोमियल ये पढ़ लेता हूं ax² + bx + c = 0। और एक पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से पढ़ लेता हूं ax³ + bx² + cx + d = 0। ठीक है, जहां पर के मैं बोल रहा हूं a b c एंड d आर कांस्टेंट। यहां पर आपके क्या है, कांस्टेंट है, नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड x इज योर वेरिएबल। x आपका वेरिएबल है। कांस्टेंट और वेरिएबल हम जानते हैं, कांस्टेंट वो होते हैं जो नंबर्स हैं हमारे 1 2 3 4, और वेरिएबल x y z जिनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है या इक्वेशन में नहीं बताई गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x + 5 = 50, 2x² + 5x + 3 = 0। राइट, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया लीनियर। कौन सा हो गया, लीनियर, क्योंकि यहां पर अगर आप x की पावर देखेंगे दैट इज 1 और यहां पर x की पावर 1 है, सबसे बड़ी x की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 हो गई। और डिग्री 1 हो गई तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया बेटे, लीनियर हो गया। कैसा हो गया, लीनियर हो गया। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, डिग्री 2। अब यहां पर आ जाते हैं, यहां पे x की पावर 2 है और इसमें आपके x की पावर 1 है। तो मैंने कहा था डिग्री का मतलब है x की सबसे बड़ी पावर, और यहां पे सबसे बड़ी पावर तो 2 है, तो इसकी क्या हो गया, इसकी डिग्री कितनी हो गई बेटे, इसकी डिग्री हो गई आपकी 2 हो गई। और जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर मैंने इसमें इक्वल टू का साइन भी लगा रखा है, अगर मैंने क्या लगा रखा है, इक्वल टू 0, और जिस भी पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन भी लगा है दैट इज इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब वही होता है ना, एक लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए, एक राइट हैंड साइड होनी चाहिए, इसमें इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक क्या हो गई, इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, बीच में इक्वल टू का साइन है और उसकी डिग्री 2 है, वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारा मतलब क्या है कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म, हम क्या देखना चाहते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, ओके, ax² + bx + c = 0। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर एक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है तो वो क्वाड्रेटिक है और यही उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पर a b c क्या है आपके कांस्टेंट है। ठीक है, और जहां पर एक कंडीशन है मेरे पास a does not equal to 0, a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों बेटा, देखो जैसे ही a 0 हो जाएगा तो आप इसे कुछ इस तरीके से लिखोगे, राइट। तो x² को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म तो गायब ही हो गया आपका, x² को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बन जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या इस इक्वेशन में x² वाला टर्म है, क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, नहीं है। इसलिए हमने बोला कि ax² bx + c = 0 और a 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ a is 0 द इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक एनीमोर। उस टाइम पे इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल ले लीजिए, मान लो 2x² + 3x + 5 = 0, दिस इज क्वाड्रेटिक, जहां पे a हो गया 2, b हो गया 3 एंड c हो गया 5। सही बात है। अच्छा, मैं एक और इक्वेशन ले लेता हूं, यहां पे लेता हूं 2x² + 5 = 0। अब आप कहोगे सर ये और ये तो थोड़ा अलग है, या फिर इसे इससे कंपेयर करो, तो आपने कहा सर x² वाली टर्म है
है, एक्स वाली टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म वो है। ठीक है, मैंने कहा एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म नहीं है। एक्स वाली टर्म ना हो तब भी तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक की है, क्योंकि क्वाड्रेटिक होने के लिए मुझे एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट है, तो ये इक्वेशन अभी भी क्वाड्रेटिक है, चाहे इसमें b0 हो या c0 हो। अब आप यहाँ पे देखो, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 5, देख लो, इसको आप ऐसे लिख दो, 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जहां पे आपको a पता लगा 2, b पता लगा 0 और c पता लगा 5। क्लियर है इतनी बात आप सभी लोगों को? चलिए अब एक और चीज पे चलते हैं, ये तो हुई स्टैंडर्ड फॉर्म। मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब आपको इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपने कहा सर इसमें x स्क्वायर वाली टर्म है ना, x वाली टर्म है ना कांस्टेंट टर्म। अच्छा, x वाली टर्म कैसे गायब होगी? मैंने कहा इसको कुछ ऐसे लिख दूं, तो मैंने कहा कि इस इक्वेशन में x वाली टर्म भी थी और कांस्टेंट टर्म भी थी, बट कांस्टेंट टर्म 0 थी, इसलिए वो यहां से हट गई। x वाली टर्म भी थी और x वाली टर्म का कोएफिशिएंट 0 था, इसलिए वो टर्म भी यहां से हट गई, है ना। अगर मैं इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जाऊंगा तो कुछ इस तरीके से लिख पाऊंगा, जहां मुझे क्लियरली पता लगेगा कि भाई a 2 है, b 0 है और c भी 0 है। मैं कोई और इक्वेशन लिख दूं, मैंने कहा 2x स्क्वायर माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। अब हम बोले कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपने कहा ठीक है सर, 2x स्क्वायर प्लस x वाली टर्म नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 0 रहा होगा और 0 से मल्टीप्लाई होकर गायब हो गया होगा, तो मैंने कहा इसको 0 इनटू x लिख दो। आपने कहा सर c, मैंने कहा प्लस c होना चाहिए, तो आपने कहा सर ठीक है प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। समझे? अब क्लियरली ये इस फॉर्म में दिख रही है आपको, समझे मेरी बात या नहीं समझे? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसमें एक्स स्क्वायर टर्म होनी चाहिए। दूसरी चीज, तीसरा, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर bx प्लस c होनी चाहिए, जिसमें a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। और अगर मुझे कोई भी इक्वेशन लिखी हुई दे रखी है तो क्या हम उसको क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होता है, इसको बहुत आराम से समझिए। ओके, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपकी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करो। फिर से समझ लो, किसी भी इक्वेशन में चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, क्यूबिक हो या कुछ भी हो, उसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि उसमें जो भी आपके वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता है उनको क्या करो, उनकी वैल्यू फाइंड कर दो, दैट इज योर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को कहीं पे आपको रूट लिखा हुआ भी मिल जाएगा, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट भी लिख देते हैं, कहीं कहीं पे जीरोस भी लिख देते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द इक्वेशन, और कहीं कहीं पे डायरेक्ट आपको वैल्यू ऑफ वेरिएबल भी बोल देंगे, या वैल्यू ऑफ एक्स या वाई जो भी उसमें यूज हो रखा हो, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपको सीधा क्या बोल देगा, सॉल्व द इक्वेशन। तो सॉल्यूशन, रूट, जीरो, वैल्यू ऑफ वेरिएबल या सॉल्व द इक्वेशन, ये सबका सेम ही मतलब है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज किया गया है बेटा उसकी वैल्यू फाइंड करो। अब मैं आपको बहुत एक छोटी सी बात बताता हूँ, हमने कहीं पर ये चीज पढ़ी होगी 2x + 3 = 0, सही बात है। अच्छा, अब इस चीज को कुछ इस चीज से रिलेट कर लेते, देखिए 2x + 5 = y, ठीक है बच्चे। देखो मैंने करा क्या है यहाँ पे, 2x + 3 = 0, 3 को इसको 5 लिख देते हैं, चलो जो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो।
यहाँ पे मैंने करा क्या है, इसको मैंने इक्वल टू 0, आपने देखा होगा जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया करते थे तो ऐसे ही करते थे ना, 2x + 5 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से क्या करते थे, 2x इज इक्वल टू -5, और यहाँ से क्या करते थे, x इज इक्वल टू -5 अपॉन, सही बात है, ऐसे ही क्या करते थे, यही आपकी क्या होती थी, x की वैल्यू हुआ करती थी। अच्छा बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया था, हमने ये भी पढ़ा हुआ होगा, अगर हमने पढ़ाई अच्छे से करी है, कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ होता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है, अच्छा उस स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, है ना जी। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हमने पढ़ाई, उसपे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, और जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब क्या होते हैं बेटा, इस ग्राफ का या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होते हैं। बट वहां पे इक्वेशन कैसी हुआ करती थी, 2x + 5y = 10। इक्वेशन कुछ ऐसी होती थी, हम x और y की वैल्यूज निकाला करते थे, सही बात है। बट यहाँ पे तो y है ही नहीं, यहाँ पर तो y है ही नहीं, और आप x की वैल्यू निकाल रहे हो। यहाँ पर y है ही नहीं और x की वैल्यू निकाल, तो यहाँ पे y क्या है, यहाँ पर y क्या है, 0 है। अगर आप रिलेट करोगे तो y क्या है यहाँ पे बेटा, 0 हुआ कि नहीं हुआ। तो आप x की वो वैल्यू निकाल रहे हो जहां पर y 0 है, आप x की वो वैल्यूज निकाल रहे हो जहां पर y 0 है। अच्छा एक और चीज बता देता हूं, ऑन x एक्सिस y = 0, x एक्सिस पे y 0 होता है, इसका मतलब आप वो पॉइंट ढूंढ रहे हो जहां पर y 0 हो। लीनियर इक्वेशन ग्राफ होता है सीधी लाइन, और सीधी लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे x एक्सिस को काटेगी, और इसी एक पॉइंट पे क्या होगा बेटे, y 0 रहा होगा, इसी एक पॉइंट पे क्या होगा, y 0 रहेगा, और इस एक पॉइंट पे जो x की वैल्यू आएगी, मान लो 3 आ जाए, 3,0, यही आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो बेसिकली आप वो पॉइंट ढूंढते हो जहां पर y 0 है, या फिर कहूं तो आप वो पॉइंट ढूंढते हो जहां पर आपकी इक्वेशन का ग्राफ x एक्सिस को कट करता है। अब आ जाइए अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब आ जाइए किस पे, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। अभी मैं आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं बेटे, ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है, आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके की है, 2x² + 5x = 6 बराबर 0, 2x² + 5x + 6 = 0। और मैंने क्या कहा था बेटा, यहाँ पे क्या होता है, y होता है, यहाँ पे क्या होता है, और आपने उस y को क्या रख दिया, ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं, 2x² + 5x + 6 = 0, तो यू आर टेकिंग y as 0, और y कहां 0 होता है, y कहां 0 होता है, ऑन x एक्सिस। तो आप क्या कर रहे हो, आप x की वो वैल्यूज निकाल रहे हो जहां पे y 0 है। आप x की क्या कर रहे हो, आप x की वो वैल्यूज निकाल रहे हो जहां पे y 0 है, और y कहां 0 होता है, x एक्सिस से किसी भी पॉइंट पे y 0 होता है। तो बेसिकली आप ये फाइंड करना चाहते हो कि ये जो इक्वेशन है, इससे जुड़ा हुआ जो ग्राफ है, वो कितने पॉइंट पे x एक्सिस को काटता है। अच्छा, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि क्या है, क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, 2 है, इसकी डिग्री 2 है, x की वैल्यूज भी कितनी आएंगी, 2 वैल्यूज, x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये है कि x की 2 वैल्यूज आएंगी, कौन सी वाली, जहां पर y 0 है, मतलब ये ग्राफ आपका ओके। तो हमें पता लगा कि भाई ऐसी 2 वैल्यूज होंगी x की जहां पर y 0 हो, और y 0 कहां होता है, x एक्सिस पे, मतलब मेरा इस इक्वेशन का ग्राफ 2 पॉइंट पर x एक्सिस को कट करेगा। अच्छा, इस ग्राफ को हम पैराबोला बोलते हैं, बट यहाँ पे कोई अलग अलग सिचुएशन भी हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए कुछ इस तरीके से कि आपका पैराबोला एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, या फिर आपका पैराबोला एक्सिस पे कट कर ही नहीं रहा, ऐसा भी तो कंडीशन हो सकती है। तो ये कंडीशन होगी, या ये कंडीशन होगी, या ये कंडीशन होगी, और जब यहाँ पे ये कंडीशन होगी तो आप बोलोगे क्या, टू डिस्टिंक्ट रूट, एक्स के 2 अलग अलग रूट है, मतलब एक्स की 2 अलग अलग वैल्यूज हैं। यहां पर क्या बोलोगे, 2
इक्वल रूट्स, x के दो रूट हैं, x की दो वैल्यूज तो हैं बट दोनों रूट बराबर हैं। देखो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है मामला आपका, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलोगे आप, नो रियल रूट्स। इस केस में आपकी x की वैल्यू क्या होंगी बेटे, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। समझे मेरी बात। तो एक ग्राफिकल सॉल्यूशन था। अभी आप आगे पढ़ोगे इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन कि भाई किस केस में दो रूट होते हैं, किस केस में दो इक्वल रूट होते हैं और किस केस में इक्वल रूट होते ही नहीं है, जहां किस केस में आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता ही नहीं है। तो हमने क्या करा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये इतनी डिटेल में पढ़ना आपके लिए इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि आज के टाइम पे ना एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एमसीक्यू में जब क्वेश्चन पूछता है तो कुछ भी पूछ लेता है एक नंबर में। आपको ग्राफ बना के दे देगा, आपको ग्राफ बना के दे देगा। लेट अस सपोज यहां पे करते हैं, आपको ग्राफ बना के दे देगा इस तरीके से और आपको बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो आपको ग्राफ देख के पता होना चाहिए कि भैया सॉल्यूशन का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। और अगर ये ग्राफ दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो इसमें इसके दो सॉल्यूशन होंगे। और दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, दिख रहा है ना आंखों से साफ साफ, दो अलग अलग पॉइंट पे, इसका मतलब टू डिस्टिंक्ट रूट, दो अलग अलग रूट होंगे। अच्छा जी, दूसरी चीज यही वाली कंडीशन आपकी, ये वाली कंडीशन मतलब हमें अगर दिख रहा है कि पॉइंट इसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो जैसे ही आपको पता है, आपको इंफॉर्मेशन है कि भाई जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है। कैसा होता है बच्चे, पैराबोला। तो बच्चे आपको पता होगा कि जो पैराबोला बना के दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, डिग्री 2 होती है तो एक्स की वैल्यू भी 2 होती है, पर यहां तो एक्स की 2 वैल्यू नहीं है। इसका मतलब 2 इक्वल रूट्स, इसका मतलब एक्स की दोनों वैल्यू क्या है बेटे, बराबर है। एक्स की दोनों वैल्यूज बराबर है क्योंकि वैल्यूज तो दो आएंगे पर दोनों बराबर आ जाएंगे, 2 इक्वल रूट्स। समझे। तो डिटेल में पढ़ाना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि आजकल आपका क्या होता है, अपना ये एमसीक्यूज में कुछ भी पूछ लेता है, केस स्टडी क्वेश्चन दे देता है। केस स्टडी में 1 मार्क के 5 क्वेश्चन दे देगा अलग अलग, है ना। ग्राफ से रिलेटेड भी देगा, अलजेब्रिक सॉल्यूशन से रिलेटेड भी देगा और अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन दे देगा, है ना। और आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए डिटेल में पढ़ना जरूरी है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। चलो बच्चों, अभी तक हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ लिया था अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन पढ़ते हैं कि अगर मेरे को इक्वेशन दे दी तो मैं इसका ग्राफ थोड़ी ना ड्रॉ करने बैठूंगा, या ग्राफ थोड़ी ना मुझे दिया होगा, मुझे एक्स की वैल्यूज चाहिए। मैं चाहूं तो इसकी वैल्यूज ना ग्राफ से ही पता लगा सकता हूं कि मैं इसका क्या करूं, पहले ग्राफ ड्रॉ करूं, फिर मुझे पता लगा ये पॉइंट क्या है -3,0, ये पॉइंट क्या है 5,0। तो मेरे पास एक्स की एक वैल्यू आई -3 और एक वैल्यू आई 5, है ना। बट क्या मुझे ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन नहीं चाहिए क्योंकि ग्राफ बनाने में मुझे टाइम लगेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसके अलजेब्रिक सॉल्यूशन ढूंढता हूं कि भाई इसको सॉल्व करो और एक्स की दो वैल्यू मुझे निकाल के दो, अगर दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं तो ठीक है। आइए चलो देखो, सबसे पहले तो देखो कि आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर रखा हुआ है। ठीक है भैया, 1 रखा है 1। तो स्टेप 1 बहुत आराम से समझना भाई, बहुत आराम से। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आ गया तो मतलब समझ लीजिए आपको कई सारे चैप्टर समझ में आ गए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आगे काफी चैप्टर्स में इस्तेमाल होएगी। ठीक है, आ जाओ। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो भाई 1 लिख लो, इनटू कांस्टेंट टर्म क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट टर्म माइनस का 10। जो भी कांस्टेंट टर्म लोगे उसको उसका साइन भी साथ में लेना है, माइनस का 10। ठीक है जी, आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 10 1 10 एंड प्लस इनटू माइनस, माइनस का 10। इस माइनस के 10 को ध्यान रखिए। अब आ जाइए अपने मिडिल टर्म पे, किस पे, मिडिल टर्म पे, क्योंकि इस वाले मेथड में सबसे मेन काम किसका है, मिडिल टर्म का ही है। और इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट। मेरे को बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करना है, देखो बच्चों, डिवाइड ऐसे करना है कि उन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करो, उन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 10 है। फिर से सुन लीजिए, 3 को -3 को इस तरीके से तोड़ना है
कि उसके दो पार्ट करूं और दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाए, -10। यहां पे एक ट्रिक बता रहा हूं, उसे याद रख। अगर आपको x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके माइनस का आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस का आंसर है, तो फिर याद रखना एक नंबर नेगेटिव होगा। अब आप पूछोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, एक नंबर नेगेटिव होगा मतलब ये जब तीन को आप तोड़ोगे ना दो नंबर्स में, उनमें से एक क्या होगा, नेगेटिव होगा, उनमें से कोई सा एक नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। अब आप देखो, आपको 10 लाना है ना बेटा, 10 कैसे कैसे आ सकता है, 10 1 10 आ सकता है ना, 2 5 का 10 आ सकता है, 10 आने का और कोई तो तरीका नहीं है। अब मेरी बात देखो, 10 + 1 करोगे तो 11 आ जाएगा, 10 - 1 करोगे तो 9 आ जाएगा, किसी भी तरीके से 3 नहीं आ रहा। अब यहां पर आ जाओ, 5 - 2 करोगे तो 3 आ जाएगा ना, ओके रिपोर्ट है। तो मतलब मेरा 5 और 2 से काम चल सकता है। बट मैंने अभी एक बात बताई, अगर नेगेटिव मामला चाहिए, एक नंबर नेगेटिव होगा, 5 और 2 में से कोई सा एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब यार नेगेटिव होगा कौन से वाला, है ना जी। अगर हमें दिमाग है तो हमें पता लग सकता है कि 2 - 5 करूंगा तो -3 आएगा। बट अगर हमें दिमाग नहीं है तो हम रटना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो ध्यान रखो, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो बड़े वाला नंबर नेगेटिव का होगा, और अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो बड़े वाला नंबर पॉजिटिव। फिर से सुन लो, अगर यहाँ माइनस का साइन है ना तो बड़े वाला नंबर माइनस का होगा, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो बड़े वाला नंबर प्लस का होगा। सीधी बात, माइनस का साइन है तो बड़े वाला नंबर माइनस का होगा, तो मुझे पता लग गया 5 माइनस का होगा। आओ चलते हैं, तो इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखता हूं, 1x² माइनस का 5x प्लस 2x, क्योंकि 5 माइनस का होना चाहिए और 2 प्लस का होना चाहिए। और आप खुद देखो, -5 में 2 ऐड करोगे तो माइनस का 3 आएगा, और -5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 10 प्लस और माइनस का 10 भी आएगा मल्टीप्लाई करके। दोनों काम हो गए मेरे, ओके। अब आ जाइए -10, ठीक है, इसे हटा देता हूं, इक्वल टू 0, है ना, यहां पे लिख देते हैं एक नंबर नेगेटिव हो। इजी बात। अब देखिए मेरे को 4 टर्म हो गए ना, 1 2 3 4, 4 में से 2 2 का पेयर बना दोगे, ठीक है भैया। इन दोनों में से कोई कॉमन चीज है जो दोनों के पास प्रेजेंट है, x² और x, मतलब इसके पास 2x हैं, x × x 2x है, इसके पास एक ही x है। तो भाई मैं क्या करता हूं, दोनों से x कॉमन ले लेता हूं। जब इसके बाद 2x में से एक x गया तो एक ही x बचा, और माइनस इस -5x में से x चला गया तो क्या बचा बेटा, सिर्फ, ठीक है। आपको सिर्फ यहीं तक करना मामला, क्योंकि जो इस ब्रैकेट में आ गया, आपको क्या करना बेटे, आंख बंद करके वही चीज दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन होने के बाद जो इस ब्रैकेट में आया वही दूसरे ब्रैकेट में भी आएगा ऑटोमेटिकली, अगर आपने कॉमन सही लिया है तो। कॉमन गलत लिया है फिर दिक्कत, कॉमन सही लिया है तो जो इस ब्रैकेट में सीधा वही उठा के इस ब्रैकेट में रख दो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अब आप कहोगे सर इसमें से भी तो कुछ कॉमन आएगा, मैंने कहा बिल्कुल, करने के बहुत सारे तरीके हैं। 2x है, क्या बन गया, x बन गया, 2x था, x बन गया तो कौन बाहर गया, 2 चला गया। भाई 2x था, खाली x बचा, इसके पास से 2 चला गया तो 2 बाहर ले लो। अच्छा जी, अब इस 2 का कोई साइन होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब देखो भाई, ये माइनस है, ये माइनस है, अगर ये साइन माइनस है, माइनस ही रहा, तो यहाँ पे जो कॉमन लोगे वो पॉजिटिव का कॉमन, है ना, ये याद रखने वाली बातें हैं। और अगर ये साइन चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस हो जाता है, तो ये जो कॉमन लोगे आप नेगेटिव कॉमन लोगे। अगर साइन सेम रहता है तो प्लस का मामला कॉमन आएगा, और साइन चेंज हो जाता है तो माइनस का मामला कॉमन आएगा। अब के आ जाओ, अब इस 4 को मैंने 2 टर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक ये टर्म और एक ये टर्म। 4 को मैंने क्या कर दिया बेटा, 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 3 4 थी, अब 1 और 1 2 ही रह गई हैं। अब इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आ सकता है जो दोनों के पास हो। भैया इसके पास और इसके पास क्या है, x - 5 दोनों के पास है, तो मैंने क्या करा बच्चे, मैंने
दोनों के पास से x माइनस 5 को कॉमन ले लिया। जब इसके पास से x माइनस 5 कॉमन आया तो क्या बचा, x बचा, और इसके पास से x माइनस 5 कॉमन गया तो क्या बचा, प्लस का 2 बचा, इक्वल टू 0 पे ये सारी कहानी चल रही। अब एक बात बताओ, मुझे मान लो दिस इज समथिंग एंड दिस इज समथिंग, और बीच में क्या है बेटे, मल्टीप्लाई का साइन है। सिंपली मुझे एक बात बताइए, अगर मैं a इंटू बी 0 लिखता हूं, अगर मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 लिखता हूं तो उसका क्या मतलब है यार, क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई या तो a 0 होगा भाई साहब, या तो a 0 होगा भाई साहब, या फिर आपका b 0 होगा, है ना भाई। 0 से ही तो किसी को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 0 आएगा, तो या तो a 0 रहा होगा तो b से मल्टीप्लाई करके 0 हो गया होगा, या b 0 रहा होगा जो a से मल्टीप्लाई करके आंसर 0, या दोनों ही 0 थे, 0 इंटू 0 बराबर 0। ठीक है, अब आप ध्यान देखो, ये मेरा a हो गया और ये मेरा, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो a इंटू b करके 0 आ रहा है, तो या तो a 0 रहा होगा, मतलब कि या तो x माइनस 5 बराबर 0 रहा होगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई होगी भैया, प्लस का 5, और या फिर केस दूसरा, या x प्लस 2 बराबर 0 रहा होगा, मतलब x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। बताओ बात समझ में आई कि नहीं है? x की एक वैल्यू ये और x की एक वैल्यू ये हो गई बच्चों। क्लियर है, सारा फंडा यही लगेगा चाहे इक्वेशन कैसे भी दे दे। ठीक है, अब आप देखो दूसरी इक्वेशन को देखो, आपको डराने के लिए और कंफ्यूज करने के लिए भाई वो अलग तरीके की इक्वेशन दे देगा, कभी फ्रैक्शंस में दे देगा इक्वेशन को, कभी रूट में दे देगा इक्वेशन को, कोई बात नहीं, फंडा सारा वही लगेगा। आओ इसको कर लेते हैं। भाई फ्रैक्शन में दे दी ना, तो सबसे पहले आप क्या करो, लो सबके नीचे 1 रहा होगा, 1 1 और 8 इनका एलसीएम कितना आया होगा बच्चे, 8 ही एलसीएम आया होगा ना। 1 के टर्म में 8 बार में आता है, तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई 16x² हो जाएगा भैया, माइनस 1 के टर्म में 8 बार में आता है, तो ऊपर में 8 से मल्टीप्लाई भैया, और 8 के टर्म में 8 एक बार में आता है, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई भैया और 0। अब एक बात बताओ, ये 8 पूरे के नीचे है, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 8 इंटू 0 तो 0 खत्म, 8 यहां से गायब हो जाएगा, इधर आके 0 बन जाएगा, तो मैं इस 8 को यहीं पे हटा दूं। लो जी, मेरी इक्वेशन ये रह गई। क्या इक्वेशन ऐसी दिख रही है? दिख रही है। सबसे पहला स्टेप क्या, x² के साथ जो भी भैया हैं और ये जो भाई साहब हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि स्टेप 1 16 इंटू 1। अब देखो दोनों नंबर प्लस के हैं भैया, तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही रहेगा, और मेरा आंसर रहेगा 16। यहां पर हमने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मल्टीप्लाई करके माइनस का आंसर आ रहा है तो एक नंबर नेगेटिव होगा, है ना। जो आप x बीच वाले को तोड़ोगे उनमें से एक नंबर नेगेटिव होगा, बट यहां पे प्लस का आंसर आ गया। ओके, प्लस का आंसर आने पे एक चीज याद रखो, दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों, जो आप बीच वाले टर्म को तोड़ोगे या तो दोनों नंबर पॉजिटिव के होंगे तब प्लस इंटू प्लस करके प्लस का आंसर आएगा, या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तब माइनस इंटू माइनस करके, क्योंकि मैं चाहता हूं इसको ऐसे तोड़ा जाए दो नंबरों में कि उनको मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 16 आ जाए। सर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके प्लस का आंसर तभी आ सकता है जब दोनों नंबर माइनस के हों, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, या फिर तब प्लस आ सकता है जब दोनों नंबर प्लस के हों, क्योंकि प्लस इंटू प्लस भी प्लस होता है। तो या तो दोनों नंबर नेगेटिव या दोनों नंबर पॉजिटिव। अब सोचने वाली बात यह है कि भैया दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, यहीं पे गड़बड़, प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाती है। तो भैया यहां देखो, अगर ये साइन नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव होंगे, और ये साइन पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, सिंपल सी बात है। अगर ये मिडिल टर्म जिसको आप तोड़ने वाले हो उसका साइन नेगेटिव है तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे आपके, और अगर जो तोड़ने वाले उसका साइन पॉजिटिव है तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। अच्छा जी, अब आप ये देख लो पहले तो 16 कैसे आ सकता है। अगर छोटा सा नंबर मैं बोलूंगा सर 8 2 16 आ सकता है, ठीक है सर, 4 4 16 आ सकता है, सर 16 1 16 आ सकता है। सिंपल बात है ना, आपने कहा सर 16 प्लस 1 करोगे तो 17 आएगा, माइनस 8 नहीं आ रहा। 16 माइनस 1 करोगे तो 15 आएगा, माइनस 8 नहीं आ रहा, हटाओ।
8 प्लस 2 करोगे तो 10 आएगा, 8 माइनस 2 करोगे तो 6 आएगा, हटाओ इसको। 4, 4 प्लस 4 8 आ सकता है मामला, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात, मैंने क्या कहा, अगर ये नेगेटिव है तो दोनों नंबर कैसे होंगे, माइनस के होंगे। अगर ये माइनस है तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। आ जाओ, तो मेरे को 4 और 4 पता लग गया, सिंपल बात है। आ जाओ, इसको हटा दीजिए। आओ यहां पर देखो 16x²। मैं इस -4x 8x को कैसे तोड़ूंगा, -4x और -4x, क्योंकि दोनों नंबर माइनस के होने चाहिए। +1 बराबर 0। सही बात है भैया। यहां से हमने क्या करा, इसको 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड, 4 में से 2 का पेयर एक साथ और 2 का पेयर एक साथ। अब यहां पर आ जाओ, इन दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों के पास x भी है, x बाहर ले लो। 16 और 4 को कौन डिवाइड करेगा, 4। 4 जो है वो 16 और 4 दोनों को डिवाइड करता है, तो 4 दोनों से बाहर निकाल सकते हो। अच्छा ये 4 निकाल दिया बाहर। भैया इसके पास से x गया तो एक ही x बचा, और 16 को कैसे लिखा होगा आपने, यहां पर देखो 4 × 4 16 होता है, और इन 4 × 4 में से एक 4 तुमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एक 4 बचा। आ जाओ जी, माइनस, ये तो 4x था, पूरा का पूरा बाहर चला गया। अब भैया ऐसा मत कर देना कि 4x पूरा का पूरा बाहर चला गया तो यहाँ 0 लिख दो, नहीं भैया, क्या लिखो 1। इसका भी रीजन है, क्यों 1, भैया देखो इसको इंटू 1 करो तो 4x इंटू 1 4x रहेगा। अगर आप 4x इंटू 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, तो मतलब इसके साथ बेचारे के साथ मल्टीप्लाई में 1 था। जब तुमने 4x को बाहर लिया तो जो मल्टीप्लाई वाला 1 था वो अंदर ही रह गया। क्लियर बात है। अब आ जाओ, हमने क्या बताया था, जो इस ब्रैकेट में आंख बंद करके वो इस ब्रैकेट। अच्छा अब आ जाओ, 4x 1 1, भैया 4x का 4x ही है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं गया। जब कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा हो तो कौन जा रहा है, जब कुछ भी कॉमन नहीं गया तो 1 कॉमन गया। अच्छा मैंने एक बात और आपको बताई थी, जब ये साइन देखो प्लस का साइन क्या बन गया, माइनस। जब साइन चेंज होगा तो ये जो कॉमन ले गए कैसा लेंगे भैया, माइनस का। अगर साइन चेंज नहीं हुआ था, देखो यहाँ साइन चेंज नहीं हुआ था, माइनस का माइनस ही था, तो नंबर प्लस का कॉमन लिया गया था। बट यहाँ पर साइन चेंज हो गया तो नंबर कैसा कॉमन लिया गया, माइनस का कॉमन लिया गया। सही बात है। अब हमने क्या करा, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, दोनों के पास क्या कॉमन है, 4x - 1 है ना। अच्छा जी, इसके पास से 4x - 1 गया तो क्या बचा, 4x। इसके पास से गया तो क्या बचा, -1। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था बच्चे, ठीक है भैया। अब वही वाली चीज, a × b बराबर 0 है, तो या तो a 0 या b 0, मतलब कि 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। अब आपने कहा सर ये तो दोनों ब्रैकेट में ही 4x - 1 है, तो या तो ये 4x - 1 बराबर 0 या ये 4x - 1 बराबर 0। तो सर दोनों 4x - 1 बराबर 0 करोगे तो हर बार x की वैल्यू 1/4 ही तो आएगी। तो x की दोनों वैल्यू कैसी आएंगी, x की दोनों वैल्यू 1/4 ही तो आएंगी। तो अब आप कहोगे हाँ सर सही बात है, इसका मतलब ये क्या है, 2 इक्वल रूट्स। और अगर 2 इक्वल रूट्स वाली बात है सर, तो कहानी कैसे बनी होगी, आपने पढ़ाया था, ये पैराबोला का ग्राफ x एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे ही टच कर रहा होगा, तभी तो इक्वल रूट्स आते हैं। तो आपको इसको ग्राफिकल मेथड तरीके से भी दिखाना आ गया कि नहीं आ गया। अगर आप इसको दिखाना चाहो तो आप इसको भी दिखा दो, x5 और x - 2। आ जाओ यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, थोड़ा सा देखो। आप कह रहे हो कि सर ये x5 x5 कुछ यहाँ पे रहा होगा, x - 2 कुछ यहाँ पे रहा होगा, है ना भैया। तो कह रहे हो आप सर कि ये पैराबोला इस ग्राफ को कुछ ऐसे कट करता हो, 2 पॉइंट। तो आप चीजों को ग्राफिकली भी फील कर सकते हो, ग्राफिकली भी समझ सकते हो कि ये ग्राफ कैसे बन रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही आप 11th 12th में जाओगे ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ग्राफ तुम्हें यहीं से पढ़ने आएंगे, तब जाके तुम्हें वो चीजें इजी लगेंगे, बढ़िया लगेंगी। अब आ जाओ एक और डरावने क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्यों मैं डरावने इसको इसलिए कह रहा हूं, बच्चे रूट को देख के बहुत जल्दी भग जाते हैं, ठीक है, कि रूट आ गया, करे नहीं हम पे नहीं होगा। रूट को देख, बहुत आसान है भैया, मेथड फंडा बिल्कुल वही है, x² वाले नंबर इसका नंबर मल्टीप्लाई कर दो, स्टेप 1 मल्टीप्लाई कर दो, बहुत इजी बात है, मल्टीप्लाई। तो √2 × 5 √2,
देखो भैया √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे हमेशा लिख लो, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भैया 2 आएगा हमेशा। √3 को 3 से करोगे तो 3 आएगा, √5 को 5 से करोगे तो 5 आएगा। तो √2 को √2 से करोगे तो 2 आ गया और फिर 5 भी है तो ये आ गया, और ये आंसर क्या इतना आपका 10 आ गया। और वो भी कैसा, प्लस का, दो नंबर प्लस के ना तो प्लस का। अभी हमने आपको बताया कि अगर आपका क्या मल्टीप्लाई करके प्लस आ रहा है तो जो आप बीच वाले को तोड़ोगे या तो वो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। पता कैसे लगेगा दोनों पॉजिटिव के दोनों नेगेटिव? इस बीच वाले के साइन से। बीच वाला पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, बीच वाला नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव। इजी बात है, दिक्कत तो नहीं, आ जाओगे। अब मुझे देखो 10 आएगा कैसे, 5 2 10, बहुत आसान सी बात है। और 5 और 2 को जोड़ने पे 7 भी आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 10, जोड़ने पे 7, मेरा काम हो गया 5 और 2। और मैंने क्या कहा, प्लस का था तो दोनों या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव कहां से पता लगेगा, इससे ये प्लस का है तो दोनों पॉजिटिव। सही बात है भैया जी, आ गया जो √2 x² प्लस 5 और 2, 5x भी प्लस का और 2x भी प्लस का, और भैया यहाँ आ गया 5√2 बराबर 0। ठीक है, अब दिक्कत आती है √2 से कॉमन लेने में कि भैया मामला कॉमन कैसे लिया जाएगा। कॉमन में फंस जाएंगे ना। नंबर में तो आप ले रहे थे कि भैया 4 को और 16 को और 4 को कौन डिवाइड करता है पता लग गया, ठीक है ना, 16 और 4 को कौन डिवाइड करता है पता लग गया। बट √2 और 5 को कौन डिवाइड करेगा, है ना जी। बहुत आसान सी बात है, आ जाओ देखो, 2 के पेयर बना दो भाई साहब। दोनों पास x है, x को तो बाहर निकाल लो चुपचाप। एक बात बताओ, √2 का 5 से कोई लेना देना है? √2 को आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करके 5 नहीं बना सकते। हाँ, √2 का 2 से लेना देना हो सकता था, √2 का 8 से लेना देना हो सकता था, क्योंकि 2 के टर्म में 8 आता है, 2 के टर्म में 5 नहीं आता। तो √2 का 5 से कोई लेना देना नहीं है। तो इन दोनों में से आप कुछ भी कॉमन नहीं ले पाओगे, चाहोगे तो भी नहीं ले पाओगे। तो आपने क्या कहा, सर नहीं ले पाएंगे तो खाली x ही जाएगा। मैं कहा भाई x ही जाएगा। तो आपने कहा ठीक है खाली x ले लो। जब यहां से x गया तो क्या बचा, √2 और x बचा, प्लस यहां से x गया तो क्या बचा, 5 बचा। तो आपने कहा सर सारा काम तो खत्म हो गया। आपने कहा था जो इस ब्रैकेट में वही दूसरे ब्रैकेट में। अच्छा, अब एक बात बताओ सर, आप इसे भी देख सकते हो और इसे भी देख सकते हो, दोनों में से जो आसान लगे। मुझे ये आसान लगा है। 5√2 का क्या बन गया, 5 √2 का क्या बन गया, 5। कौन चला गया, √2, हटाओ, √2 ले लो। प्लस का साइन प्लस ही है, प्लस का साइन चेंज नहीं हुआ ना। जब साइन चेंज नहीं होता तो कैसा आंसर कॉमन लेते हो, प्लस का कॉमन लेते हो। अच्छा भैया, ये 2 पार्ट बन गए, 1 और 1 2, दोनों के पास क्या कॉमन है, √2 + 5। इसके पास से √2 + 5 गया तो क्या बचा, x। इसके पास से √2 + 5 गया तो क्या बचा, प्लस का √2। और भैया यही आपका इक्वल टू 0 पे कहानी चल रही है। a × b बराबर 0 है तो या तो a 0 या b बराबर 0, मतलब कि या तो x है बेटा, है ना, या तो √2 x + 5 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/√2, और या फिर x + √2 बराबर 0। और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी है, -√2। x के दोनों वैल्यूज आ गए भैया आपकी, समझ में आ गया आपको। दिस इज द वे, ये इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये मिडिल टर्म स्प्लिट है, ठीक है, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना। इस चैप्टर में जो थ्योरी रहती है वो ये रहती है कि आप नेचर ऑफ रूट कैसे पता करें, कि कब 2 रूट आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे, सेम रूट आएंगे या रूट आएंगे ही नहीं। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेचर ऑफ रूट को कंप्लीटली आपको समझाएंगे। नेचर ऑफ रूट क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वो सब नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।